क्या आपने कभी सोचा है कि जो चाय आप हर दिन पीते हैं, वह सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक यंत्रणा है, एक ऐसा अदृश्य तंत्र जो आपकी आदतों, सोच, मानसिकता और सामाजिक संरचना तक को नियंत्रित करता है। वह गर्म कप जो आपके दिन की शुरुआत बन चुका है, क्या वह आपके मस्तिष्क के किसी ऐसे हिस्से को प्रभावित कर रहा है जिसे आप समझ ही नहीं पा रहे? और अगर हम आपसे कहें कि वह कप जिसमें भाप के साथ सुगंध उड़ती है, उसमें इतिहास की सबसे बड़ी जंगें समाई हुई हैं, उसमें व्यापार के नाम पर किए गए नरसंहारों की गूंज है, उसमें ब्रिटेन की वह साजिश है जिसने भारत जैसे देश को चाय के खेतों का गुलाम बना दिया, जिसमें वैज्ञानिक शोध की वह सतह है जिसे आज तक छिपाया गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कहानी सिर्फ चाय की नहीं है। यह कहानी उस झूठ की है जिसे हमने पीढ़ियों तक सच मान लिया। यह कहानी उस मानसिक बंदिश की है जिसे हम आदत कहकर रोज जीते हैं। यह कहानी उस व्यापारिक चाल की है जिसने हमारी चेतना को कैफीन में डुबो दिया। और इस पूरी स्क्रिप्ट में हम उसी रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं जिसकी शुरुआत होती है 2737 ईसा पूर्व के चीन से, जब सम्राट शेन नोंग ने गलती से कुछ पत्तियां उबलते पानी में डाल दीं और उसे पी लिया। पर क्या यह कहानी सच है या केवल एक सुसज्जित कथा जिसे आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य ने प्रचार का रूप दिया? क्या यह वही शेन नोंग है जिसे चीनी चिकित्सा प्रणाली का जनक कहा जाता है? और क्या उसकी अगलती सच में एक खोज थी या एक प्राचीन विज्ञान जिसे बाद में छिपा दिया गया? अगर वह खोज थी, तो क्यों यह ज्ञान हजारों साल तक चीन तक ही सीमित रहा और फिर अचानक 17वीं सदी में चाय यूरोप में फैलने लगी? वह कौन सा रहस्य था जिसने इंग्लैंड को मजबूर किया कि वह भारत जैसे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी भेजे, जहां पहले चाय का कोई इतिहास ही नहीं था? वहां जंगल काटकर चाय के बागान लगाए गए, आदिवासियों को मजबूर किया गया, श्रमिकों को गुलाम की तरह पाला गया, सिर्फ इसीलिए ताकि इंग्लैंड के अमीर लोग टी टाइम मना सकें। पर असली कहानी यहां से शुरू नहीं होती। असली कहानी वहां से शुरू होती है जब चीन ने ब्रिटेन को चाय देने से मना कर दिया, क्योंकि वह अपने सिल्क और पोर्सलीन के बदले चांदी चाहता था। और ब्रिटेन के पास चांदी नहीं थी, तो उसने अफीम देना शुरू किया, जिससे चीन के नागरिक बीमार पड़ने लगे। और यह बना इतिहास का सबसे घातक व्यापार युद्ध, ओपियम वॉर, जिसमें चाय, अफीम और शक्ति की भूख तीनों एकत्र हुईं। लेकिन ब्रिटेन यहीं नहीं रुका। उसने भारत में अफीम उगवाना शुरू किया और उसे चीन में तस्करी के जरिए पहुंचाने लगा, ताकि चीन से चाय ले सके और उस चाय को इंग्लैंड भेजकर अपने साम्राज्य को ताकतवर बना सके। अब आप सोचिए, एक कप चाय के पीछे कितना खून बहा, कितनी आत्माएं उजड़ी, कितने खेत जले, कितने लोग मारे गए। लेकिन फिर भी आज हम कहते हैं, एक कप चाय तो बनती है। तो क्या यह सिर्फ एक कप चाय है या सदियों का सुसंगठित मानसिक नियंत्रण? क्या यह वही चाय है जिसे बौद्ध साधु ध्यान के पहले पीते थे ताकि ध्यान गहरा हो? या यह वही चाय है जिसे सैनिक युद्ध में होश बनाए रखने के लिए पीते थे? या फिर यह वही चाय है जिसे आज के कॉरपोरेट्स ऑफिस ब्रेक में बांटते हैं ताकि कर्मचारियों की ऊर्जा बनी रहे? हर युग में चाय ने एक नया रूप लिया, पर इसके पीछे की एक चीज नहीं बदली, नियंत्रण। क्योंकि चाय सिर्फ एक पेय नहीं, यह एक तंत्र है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कृषि, राजनीति, विज्ञान, धर्म, व्यापार और मानव मन का सबसे गहरा कोना जुड़ा हुआ है। और यही वह मोड़ था जब ब्रिटेन ने अपनी सबसे चतुर चाल चली, भारत को एक चाय उत्पादक बनाना, न कि उपभोक्ता। क्योंकि भारत की आबादी विशाल थी, जलवायु अनुकूल थी और ब्रिटिश अफसरों के लिए यह जमीन केवल दो कामों के लिए उपयुक्त थी, मुनाफा और नियंत्रण। उन्होंने असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी जैसे क्षेत्रों को टारगेट किया, जहां जलवायु पहाड़ी और आर्द्र थी। आदिवासियों को जमीनों से बेदखल किया गया, हजारों मजदूरों को बंगाल और बिहार से उठाकर जबरन इन बागानों में ले जाया गया। उन्हें कुली कहा गया और इन कुलियों के हाथों भारत की धरती पर वह फसल उगाई गई जिसका स्वाद खुद उन मजदूरों ने कभी नहीं चखा था, क्योंकि उनके लिए चाय पीना नहीं, चाय उगाना था। और यह सिलसिला चलता गया। काली चाय, हरी चाय, ऊलोंग, व्हाइट टी, सब विदेशी बाजारों के लिए,
और फिर जब चाय ब्रिटिश लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हो गई कि उसका निर्यात भारत से ही जरूरी हो गया, तब उन्होंने दूसरा कदम उठाया। भारत में चाय की खपत बढ़ाओ। और यहां शुरू हुआ सबसे बड़ा प्रचार अभियान, जिसे आधुनिक मार्केटिंग की शुरुआत कहा जा सकता है। भारतीयों को बताया गया कि चाय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसमें शक्ति है, यह आयुर्वेदिक है, इसे मजदूर पिएंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे। दुकानों के बाहर मुफ्त चाय बांटी गई, रेलवे स्टेशनों पर चाय वाले खड़े किए गए। एक ऐसा दृश्य जो आज भी जिंदा है, लेकिन तब वो मार्केटिंग था, मानसिक नियंत्रण का एक हिस्सा, ताकि भारत का हर नागरिक धीरे धीरे इस स्वाद का गुलाम बन जाए। और वह बन गया। लेकिन इसके पीछे की राजनीति को कोई नहीं समझा। वह चाय जो पहले भारत में अपरिचित थी, धीरे धीरे लोक कथाओं का हिस्सा बनी, शादी ब्याह का हिस्सा बनी, धार्मिक आयोजनों में जगह पाई। और फिर तो ऐसा हुआ कि भारत ने चाय को केवल पीना नहीं शुरू किया, उसने उसे आत्मसात कर लिया। लेकिन इस आत्मसात करने के पीछे कौन सी शक्तियां थीं? क्या यह वास्तव में भारतीय परंपरा का विकास था, या एक विदेशी औपनिवेशिक ताकत द्वारा प्रोग्राम की गई आदत? और फिर वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो चाय में कैफीन है, एक मानसिक उत्तेजक जो पहले तो ताजगी देता है, लेकिन लंबे समय में तनाव, घबराहट, अनिद्रा और निर्भरता उत्पन्न करता है। फिर भी हमने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया, क्योंकि हमें बताया गया चाय के बिना सुबह अधूरी है, और हमने मान लिया। जबकि भारत के प्राचीन ग्रंथों में, जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में कहीं भी चाय का उल्लेख नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से चाय वात और पित्त को बढ़ाती है, जिससे मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। फिर भी हम उसे पीते रहे, क्योंकि मन उसे स्वीकार कर चुका था और ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य पूरा हो चुका था। मानसिक रूप से भारतीय जनता एक ऐसे पेय से जुड़ चुकी थी जिसे वह खुद की खोज मानती थी। लेकिन वह खोज नहीं, एक सामूहिक प्रयोग था। लेकिन जब हम सोचते हैं कि यह सब केवल इतिहास है और अब हमारे लिए चाय बस एक सामान्य पेय है, तब हमें यह समझने की जरूरत है कि चाय ने हमारे जीवन में एक रूटीन नहीं, बल्कि एक प्रोग्रामिंग बनाई है, जो हमें हर सुबह, हर थकावट, हर ब्रेक के समय एक कप चाय की ओर धकेलती है। ये कैसी लत है जो शराब जैसी नहीं दिखती, लेकिन असर में कहीं गहरी है। इसका असर धीरे धीरे आपके न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम पर पड़ता है, विशेष रूप से डोपामिन और एड्रेनालिन पर, जिससे एक अजीब तरह की संतुष्टि मिलती है जो अस्थायी होती है। और यही साइकोलॉजिकल हुक है, यही वह कड़ी है जिसे मार्केटिंग कंपनियां और औपनिवेशिक शक्तियां दशकों से इस्तेमाल करती आ रही हैं। क्या आपने कभी सोचा कि लगभग हर टीवी शो, हर फिल्म, हर दफ्तर, हर सामाजिक मुलाकात में चाय को इतने सामान्य और सांस्कृतिक रूप में क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि यह एक सामाजिक स्मृति बन चुकी है, एक सामूहिक आदत जिसे हमने कभी सवालों से नहीं घेरा। पर इसी चाय के पीछे हजारों सालों का मिथक भी छुपा हुआ है। जैसे जापान में चाय एक ध्यान की विधि रही है, जिसे चानोयू कहा जाता है। वहां इसे पीने का तरीका, चाय की तैयारी, वातावरण, सब एक ध्यान का हिस्सा होता था। जबकि भारत में यह केवल एक ऊर्जा देने वाला पेय बनाकर बेचा गया। एक ऐसा पेय जो काम करवाए, आराम दे, सोचने की शक्ति बढ़ाए। पर किसी ने यह नहीं बताया कि हर कप चाय के बाद जो कृत्रिम ऊर्जा आती है, वह आपकी मूल ऊर्जा को दबाकर आती है, और यह आपके शरीर को अंदर से थका देती है। और यह चक्र चलता रहता है। आप थकते हो, चाय पीते हो, थोड़ी देर के लिए ठीक लगते हो, फिर और थकते हो, और इसी चक्र में हर इंसान कैद है। और फिर जब सरकारें, कंपनियां और वैश्विक शक्तियां जानती हैं कि लोग क्या पसंद करते हैं, कब पीते हैं, कितनी बार पीते हैं, तब डेटा एकत्र किया जाता है। और वह डेटा इस्तेमाल होता है नए उत्पादों, नए विज्ञापनों, नए राजनीतिक एजेंडा के लिए। क्योंकि जब एक समाज की लत को मापा जा सकता है, तो उसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। और यही चाय के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य है। यह सिर्फ एक पेय नहीं, यह एक नियंत्रण यंत्र है, एक ऐसा माध्यम जिससे दिमाग को कंडीशन किया जाता है। और आज जब हम देखते हैं कि बच्चों तक को चाय दी जा रही है, तो हमें यह सवाल करना होगा कि क्या हम खुद अपने बच्चों को
मानसिक नियंत्रण की इस लत में धकेल रहे हैं? क्या हमारी दादी नानी की कहानियां, जिनमें चाय स्वास्थ्यवर्धक बताई गई, वे भी उसी प्रचार तंत्र का हिस्सा थीं? और अगर हम इतिहास में थोड़ा और गहराई से जाएं, तो पाएंगे कि भारत में तुलसी, अदरक, हल्दी, दालचीनी जैसी वनस्पतियां सदियों से औषधि रही हैं। और जब अंग्रेजों ने देखा कि भारतीयों को इनसे प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है, तो उन्होंने इन जड़ी बूटियों को चाय के साथ जोड़कर एक नया हर्बल टी ब्रांड बना दिया, जिसे आज अमेरिका और यूरोप में लाखों डॉलर में बेचा जा रहा है, जबकि यही चीजें भारत के हर गांव में मुफ्त मिलती थीं। अब वे पैकेट में बंद होकर हमें ही बेची जा रही हैं, और हम इसे आधुनिक जीवन शैली मानकर खरीद भी रहे हैं। यानी हमारी ही संस्कृति को ब्रांड बनाकर हमें ही बेचा गया। और यह है वह थ्रिल, वह राजनीति, वह मनोवैज्ञानिक खेल जो चाय के कप में उबलता है। वह कप जिसमें हमें लगता है कि हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन शायद हम हर सुबह एक और प्रोग्राम में दाखिल हो रहे हैं। और यही वह समय था जब चाय केवल एक स्वाद या आदत नहीं रही, वह एक रणनीतिक हथियार बन गई। विशेषकर तब जब विश्व युद्धों की आग धधक रही थी और ब्रिटिश, जापानी, अमेरिकी सेनाओं को अपने सैनिकों को लंबे समय तक सतर्क, जागरूक और ऊर्जावान बनाए रखना था, तब चाय को युद्ध पोषण, वॉर न्यूट्रिशन के रूप में देखा गया। इसे सैनिकों के राशन किट में शामिल किया गया। और यही वह मोड़ था जब चाय दुनिया की हर सीमा पार करने लगी। जापान में माछा, इंग्लैंड में ब्लैक टी, भारत में कटिंग, चीन में गुनफू, रूस में सामोवार और अफ्रीका में हर्बल मिक्स। हर नाम, हर रंग, हर फ्लेवर के पीछे वही मूल तत्व, मानव चेतना को नियंत्रित करना। और अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हर सभ्यता ने इसे अपने तरीके से अपनाया, लेकिन आदतों की संरचना एक जैसी रही। सुबह की शुरुआत, सोचने से पहले, काम के बीच, चर्चा के समय, तनाव में, यानी हर वह क्षण जब मस्तिष्क सबसे अधिक ग्रहणशील होता, वही वह क्षण है जब चाय उसे अपनी पकड़ में लेती है। और अब आइए देखें कि कैसे यह चीज आधुनिक सरकारों और एजेंसियों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गई। 1950 के दशक में सीआईए ने एमके यूल्ट्रा नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के तरीके खोजे जा रहे थे। और इसमें पेय पदार्थों के उपयोग पर शोध हुआ और पाया गया कि एक ऐसा पेय जो स्वाद, गर्मी और मानसिक आराम देता हो, वह किसी भी भीड़ को साधने में अद्भुत काम करता है। और इसीलिए जब भारत में चुनाव आते हैं, राजनीतिक मीटिंग होती है, तो सबसे पहले जो चीज बांटी जाती है वो है चाय। और यह संयोग नहीं है, बल्कि एक प्राचीन युद्ध नीति है, जिसे समुदाय को पेय से जोड़ो की थ्योरी के रूप में जाना जाता है। अगर कोई नेता चाय पीता है, तो जनता उस नेता से भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है, क्योंकि चाय अब एक भावना है, एक प्रतीक। और यही वजह है कि आज भारत में एक प्रधानमंत्री ने खुद को चाय वाला कहा और देश ने जुड़ाव महसूस किया। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वह चाय केवल एक कहानी है या एक गहरा मनोवैज्ञानिक बाइंडिंग एजेंट। और अब हम आते हैं उस युग में जहां चाय केवल एक स्वाद नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट बन गई है। आप जो चाय पीते हो, जैसे मसाला चाय, ग्रीन टी, ब्लैक टी, उसका स्वाद, समय, दिन में पीने की संख्या, सब डेटा कंपनियां रिकॉर्ड करती हैं। और उसी आधार पर आपको विज्ञापन दिखते हैं। आपकी पसंद, आपका मूड, आपकी डिजिटल आदतें इस चाय के जरिए मापी जाती हैं। क्या आपने कभी देखा कि आपको ऑनलाइन वही टी ब्रांड बार-बार दिखते हैं, जिसे आपने हाल ही में पिया है? और अब सोचिए, जब कोई राष्ट्र या संस्था आपके चाय पीने की आदत जानती है, तो वह आपके व्यवहार को कितनी गहराई से नियंत्रित कर सकती है। और अब हम बढ़ते हैं उन रहस्यों की ओर जिन्हें इतिहास ने छुपा कर रखा। जैसे वह जापानी मंदिर, जहां हर चाय की पत्ती पर मंत्र फूंके जाते थे ताकि पीने वाला साधना की अवस्था में जाए। या वह तिब्बती लामा जो कहते थे कि चाय आत्मा के द्वार खोलती है, लेकिन केवल तभी जब वह शुद्ध हो। और आधुनिक युग में यही पत्तियां रसायनों, प्रिजर्वेटिव्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स के जहर में डूबकर शरीर को ऊर्जावान नहीं, बीमार बना रही है। और यह बात विज्ञान भी स्वीकार करता है कि अधिक मात्रा में चाय पीना शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। लेकिन
हम इस चाय को त्याग नहीं सकते, क्योंकि हमने इसे आदत नहीं, संस्कार बना लिया है। और अब जब आप अगली बार चाय का कप उठाएंगे, तो सोचिए, क्या यह स्वाद वाकई आपका है, या यह स्वाद वह है जो आपको दिया गया था, ताकि आप वही सोचें, वही करें और वही महसूस करें जो कोई और चाहता है। और अगर आप अब भी सोचते हैं कि यह सब एक कल्पना है, तो जरा इतिहास में देखें, कैसे 1940 में ब्रिटिश टी बोर्ड ने इंडियन ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन नामक गुप्त अभियान चलाया था, जहां हर बागान के मजदूरों को एक ही समय, एक ही जगह, एक ही विधि से चाय दी जाती थी, ताकि उनके व्यवहार और उत्पादन क्षमता पर अध्ययन किया जा सके। और यही प्रयोग आज शहरी भारत में चल रहा है। कैफे कल्चर, टी ब्रांड्स, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स, यह सब एक बड़े मानसिक प्रयोग की लहर है। और चाय है वह शांत सा दिखता झर, जो हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा, धीमे धीमे किसी और की सोच में बदल रहा। और जब हम धर्मों की बात करते हैं, तो यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि चाय केवल शरीर या मन को ही नहीं, आत्मा को भी प्रभावित करने वाली एक कड़ी बन चुकी है। अगर आप गौर से अध्ययन करें, तो पाएंगे कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में ध्यान से पहले एक विशेष प्रकार की चाय पीने का उल्लेख है, जिसे ध्यान संग चाह कहा जाता था। यह चाय केवल साधना में सहायक नहीं, बल्कि चेतना को एक विशेष आवृत्ति तक पहुंचाने वाली बताई जाती थी। और यही कारण था कि जैन मठों में चाय एक अनिवार्य अंग थी। फिर अगर आप इस्लामिक परंपराओं में देखें, तो वहां चाय नहीं, लेकिन कहवा यानी कॉफी को ध्यान और जिक्र से पहले पीने का चलन शुरू हुआ। परंतु चाय ने धीरे धीरे वह स्थान भी हथिया लिया। ईरान और तुर्की जैसे क्षेत्रों में चाय अब महफिल का प्रतीक है, परंतु उसमें डाली जाने वाली चीनी, केसर और मसाले एक खास मानसिक स्थिति पैदा करने में सक्षम होते हैं, जो केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का रूप ले चुकी है। अब अगर हम हिंदू धर्म में देखें, तो वैदिक काल में चाय जैसा कोई पेय नहीं था। वहां काढ़ा, हर्बल मिश्रण, सोम जैसे तत्वों का प्रयोग होता था, जो या तो औषधि थे या यज्ञों के लिए विशिष्ट। लेकिन जब चाय भारत आई, तो उसने सबसे पहले उसी धार्मिक संरचना को पकड़ा। मंदिरों के बाहर चाय स्टॉल लगे, कथा कीर्तन में चाय बांटी जाने लगी, तीर्थों पर थकान मिटाने का साधन बनी। और धीरे धीरे चाय ने वह स्थान ले लिया जो कभी तुलसी काढ़े, पंचामृत या गाय के दूध का था। और यहीं से शुरू होती है एक सांस्कृतिक संक्रमण की कहानी, जहां आस्था की जगह आदत ने ले ली, और चाय सिर्फ एक पेय नहीं, धार्मिक भावनाओं का हिस्सा बन गई। और आज यही कारण है कि हर धार्मिक आयोजन के बाद, हर संध्या आरती के बाद, हर सत्संग या प्रवचन के बाद सबसे पहले पूछा जाता है, चाय लेंगे? लॉग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये आदतें कब, कैसे और क्यों बनी? और फिर आती हैं वो रहस्यमयी कथाएं, जहां चाय को एक दैवी पेय बताया गया। तिब्बती बौद्ध मान्यता के अनुसार पद्म संभव ने ध्यान की स्थिति में चाय के पौधे को उत्पन्न होते देखा और उसे शांत मन की औषधि कहा। पर वहीं दूसरी ओर कुछ दक्षिण भारतीय संतों ने इसे गुप्त विष कहा, जो आत्मा को माया के बंधन में बांधता है। अब कौन सी बात सच है? और अगर दोनों सही हैं, तो क्या यह चाय अपने भीतर दो चरित्र समेटे हुए है? एक जो साधना में सहायक है, और दूसरा जो सांसारिक बंधन बढ़ाता है। और अगर आप इससे भी आगे सोचें, तो भविष्य की एक भयानक कल्पना आपके सामने आएगी। और अगर आप मानते हैं कि चाय की खेती केवल मिट्टी, बीज और पानी की कहानी है, तो आप इस धरती के सबसे बड़े छलावे का शिकार हैं। क्योंकि चाय की खेती वह शिल्प है जिसमें जमीन तोतों की तरह बोली जाती है, लोग मिट्टी की तरह रौंदे जाते हैं, और जिन हाथों से आप अपने कप में दूध मिलाते हैं, उन्हीं हाथों ने कभी अपने सपनों की अंत्येष्टि की थी। वह असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की पहाड़ियां, जो दिखने में बादलों से बातें करती हैं, उनके भीतर बसता है एक ऐसा अंधेरा जो हर साल सैकड़ों मजदूरों को निगल जाता है। बड़े बड़े टी ब्रांड्स के विज्ञापन भले ही 100% नेचुरल या फ्रॉम द हिल्स कहें, पर क्या आप जानते हैं कि इन हरे भरे बागानों में जहर भी बोया जाता है? हाँ, कीटनाशक, हार्मोन स्प्रे और पत्तियों की ग्रोथ तेज करने वाले केमिकल्स,
जो सीधे आपके शरीर में पहुंचते हैं। लेकिन असली जहर वह है जो यहाँ के लोगों के सपनों में भर दिया जाता है। एक बच्चा जो बागान में पैदा होता है, वही बागान उसका स्कूल होता है, वही मंदिर, वही कब्रगाह, और यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और फिर आती हैं वो कंपनियां जो इन बागानों को खरीदने के लिए लाखों रुपए की नहीं, करोड़ों की बोलियां लगाती हैं, लेकिन जमीन नहीं खरीदती। वो उस जमीन के साथ बंधे हुए इंसानों को खरीदती हैं। और इस पूरे कारोबार की सबसे खतरनाक परछाई है भूमाफिया, जो सरकारी तंत्रों को खरीदकर, कानून को मुहर बनाकर हजारों एकड़ जमीन कब्जा करता है। कभी जंगल की आड़ में, कभी आदिवासी भूमि के पट्टे तोड़कर। और यह सब इसलिए कि चाय दुनिया की सबसे बड़ी नकदी फसल है। और अब आप जानिए वह कड़वी सच्चाई जो हर कप चाय में घुली होती है, कि आप जो चाय पी रहे हैं उसके लिए किसी बागान मजदूर की बेटी स्कूल नहीं जा पाई, किसी मां की पीठ झुक गई, किसी किशोरी का शोषण हुआ, किसी किसान ने आत्महत्या की। और अब ये सवाल उठता है कि क्या यह सब सिर्फ चाय के लिए था, या इसके पीछे भी कोई बड़ी योजना थी। और अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि जहां भी चाय उगाई जाती है, वहां असंतोष, गरीबी और शासन तंत्र की लाचारी भी उगती है। क्योंकि यह केवल कृषि नहीं, क्लास कंट्रोल है। एक ऐसा सिस्टम जहां ऊंचाई पर बैठा मालिक कभी नीचे की घास नहीं देखता। और जब कभी कोई मजदूर अपनी आवाज उठाता है, तो उसे चाय के स्वाद में कड़वाहट कहकर मीडिया चुप करा देती है। चाय में कैफीन, थियोफिलाइन और एल्थीनिन जैसे तत्व होते हैं, जो आपके मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन के स्तर को प्रभावित करते हैं। और जब ये तत्व एक साथ काम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इस गहरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां वो थकान और मानसिक दबाव को नकारता है। लेकिन इसका एक गहरा साइड इफेक्ट भी है। ये आपके मानसिक नियंत्रण को खोने की ओर अग्रसर करते हैं। आपने देखा होगा कि चाय पीने के बाद आपके शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा आपकी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने वाले एक जादुई तत्व के रूप में काम करती है? और ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, उतना सामान्य नहीं है। क्योंकि यही वही चाय है जिसे मस्तिष्क के नियंत्रण को पुनः संरचित करने वाले ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपको याद है कि चाय को एक साधारण पेय कहा जाता है? लेकिन अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे देखेंगे, तो पाएंगे कि चाय एक मनोवैज्ञानिक हथियार बन चुकी है, और इस पर रिसर्च लगातार बढ़ रही है। चाय का प्रभाव मस्तिष्क में स्मृति, निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ सकता है, और यह किसी हद तक सिस्टमैटिक ब्रेन वॉश का हिस्सा बन सकता है। लेकिन अगर हम असली सच्चाई की बात करें, तो चाय ने कभी आपको अपने नियंत्रण से बाहर जाने नहीं दिया। इसने धीरे धीरे आपके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक नियंत्रण को हटा लिया है। और अब आप केवल चाय के प्याले में बंधे हुए हैं, बिना यह जाने कि आपके हर कदम के पीछे चाय का गहरा प्रभाव है। यही वह सांस्कृतिक हथियार था जो समय के साथ आदत बन गया। और अब यह न केवल एक आदत है, बल्कि आपकी पहचान बन चुका है। चाय का प्रत्येक कप अब एक नए जीवन की शुरुआत है, एक नया नियंत्रण, एक नया रास्ता, एक रास्ता जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो क्या आपने कभी सोचा था कि चाय के इस रहस्य का कोई अंत हो सकता है? नहीं, क्योंकि चाय का रहस्य कभी खत्म नहीं होता। यह एक अंतहीन चक्र है, और जब तक हम इसका सही तरीके से सामना नहीं करते, यह हमें अपने जाल में फंसाकर आगे बढ़ता जाएगा। अब आप यह सोचिए कि जब अगली बार आप चाय का कप उठाएं, तो क्या यह केवल चाय है, या फिर यह एक न्यूरोलॉजिकल हथियार है जो आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित कर चुका है। चाय का यह रहस्य और उसके साथ जुड़ी साजिश अब आपके समक्ष खुल चुकी है।